डियर स्टूडेंट, अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग के लिए एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ टेंस प्रारंभ किया था और इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक रूल को मैं पढ़ाया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस फर्स्ट रूल को जरूर इंटरटेन किए होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो की स्टडी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम लोग सेकेंड रूल पढ़ेंगे, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी रूल्स को पढ़ेंगे। तो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर सेकेंड। नाउ रूल सेकेंड, टू एक्सप्रेस permanent activity and nature. Permanent activity and nature. परमानेंट एक्टिविटी मतलब अस्थायी कार्य तथा स्वभाव। अस्थायी कार्य तथा स्वभाव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अस्थायी कार्य तथा स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए मीन्स व्यक्त करने के लिए। अब ये अस्थायी कार्य क्या है? अस्थायी कार्य तथा स्वभाव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। वाक्य से आपको समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से अस्थायी कार्य है। मैं मानता हूं कि फर्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताए थे कि किसी भी वाक्य में क्रिया के रूप को सप्लाई करते समय वाक्य के एक्टिव स्वरूप और पैसिव स्वरूप का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। हम यहां जो एग्जाम्पल देंगे इसमें कुछ एक्टिव एग्जाम्पल भी देंगे, कुछ पैसिव का भी एग्जाम्पल देंगे और आपको लगेगा कि ये तो एक्टिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस से अस्थायी कार्य और स्वभाव का बोध हो रहा है, तो तुरंत आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो क्रिया का फॉर्म जो हम आपको बताए हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि सेंटेंस एक्टिव है तो एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होगा और यदि पैसिव है तो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होगा। तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसा कि हम आपको बोले परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट अस्थायी कार्य। सिंपल एग्जांपल, वी लिव इन इंडिया। नाउ सी, वी लिव इन इंडिया, ये हमारी अस्थायी कार्य है, हमारी परमानेंट एक्टिविटी है। तो इस परमानेंट एक्टिविटी में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग भारत में रह रहे हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि हम लोग भारत में रह रहे हैं। जब भी आप कहेंगे तो परमानेंट एक्टिविटी है, देयरफॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमेशा लिव ड्यू कहते होगा, इसमें ए से इस तो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आंसर लिव। नाउ एग्जांपल नंबर सेकेंड, वी सी with our eyes।
Now see, this one is also your permanent activity. We see with our eyes. हम लोग अपने आंखों से देखते हैं. क्या आप कह सकते हैं कि हम लोग आंखों से देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं. This one is very ironical statement. It means आप कभी किसी अन्य अंग से भी देखेंगे, किसी बॉडी का कोई अन्य पार्ट से भी देखेंगे, इसलिए आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं. नो, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं. This one is your permanent activity. Therefore, answer is C. Answer is C. Because here is also first person plural number. Now example number third. Example number third. The rose. The rose smell sweet. The rose smells sweet. Means this one is the nature. गुलाब अच्छा सुगंध देता है. गुलाब मीठा महकता है. मीठा इज नॉट मीन्स हियर इज द स्वीट मीन्स गुड. एक गुड के सेंस में है, तो स्प्लेंडर के सेंस में है. रोज मीठा महकता है. क्या आप कह सकते हैं कि रोज मीठा महक रहा है? मीठा महकेगा कोई ऑन टेंस में? नो, नेवर, कभी नहीं. अदर टेंस में ये कंपोज होगा. जब भी कंपोज होगा always present indefinite tense. Or you know, present indefinite tense, the rose is third person, therefore answer is smells. Smells, this one is your answer. Number next, rose. What is rose? Rose गुलाब. गुलाब मीठा महकता है. This one is the nature. In the same manner, a heavy storm frighten the heavy storm frighten us. एक बहुत ही खतरनाक तूफान हेवी स्टॉर्म हम लोग को बताओ भयभीत. फ्राइटन मीन्स भयभीत. भयभीत करता है या भयभीत कर रहा है? नो, ये दिस वन इज द नेचर ऑफ हैवी स्टॉर्म. हैवी स्टॉर्म का ये नेचर है. देखो आंसर इज फ्राइटन. फ्राइटेन्स लाइक दैट आंसर. दिस वन. नाउ टेक अ लिटिल मोर एग्जांपल. टेक a few examples now. Take a few examples. Example number 5. Example number 5. Suppose like that oxygen emitter during day time. Now listen. This sentence should be composed in passive. ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है या ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जाता है. This thought you will have to understand, otherwise you are not able to apply correct form of verb. To apply correct form of verb, I already told you have to remember the active and passive status of any sentence. You think yourself with the help of subject. With the help of subject, you have to think yourself. This one is the subject, oxygen. ऑक्सीजन इमिट. बताओ ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है कहीं या कोई एक्टिव है? नो, ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है. वेरी आयरनिकल ह्यूमरस इट लुक्स. इट इज ऑक्सीजन नॉट इमिट. ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है नहीं, ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जाता है. मीन्स ऑक्सीजन इज इमिटेड. हम यहाँ आपको क्लियर कर दें, इमिट का मतलब उत्सर्जित करना. तो हम इमिट्स ना लिखकर यहां पर इसको पैसिव देंगे. इज इमिटेड लाइक दैट. ऑक्सीजन इज इमिटेड. वेरी नंबर नेक्स्ट. एग्जांपल नंबर 6. एग्जांपल नंबर 6 नाउ. एग्जांपल नंबर 6. वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. वेरियस VARIOUS. वेरियस काइंड्स
various kinds of flowers, various kinds of flower, now within bracket bloom, various kinds of flower bloom during spring, during spring. Now you should think yourself whether this sentence should be composed in active or passive. You should think yourself. तुम लोग स्वयं सोचो कि इस सेंटेंस को हम एक्टिव में कंपोज करें या पैसिव में. अब हिंदी निकालो. वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, पहले सब्जेक्ट का हिंदी बोलो. वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, अनेकों प्रकार के फूल. बोलो, अनेकों प्रकार के फूल खिलाते हैं या खिलते हैं. यानी वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूम्ड, विभिन्न प्रकार के फूलों को खिलाया जाता है, मतलब नॉट खिलता है एक तरह का. दिस वन इज आल्सो पैसिव. विभिन्न प्रकार के फूल खिलता है. खिलता है मीन्स वो अपने से नहीं होता है. ड्यूरिंग दी स्प्रिंग में खिला जाता है, लाइक दैट सेंस में आएगा. इसलिए वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स पैसिव आर ब्लूम्ड. Various kinds of flowers are bloomed during springs. This one is also a nature. In the same manner, number next, this is passive. Light. Light is, not is, light provide. Provide. Light provided by sun by day. अब हिंदी फाइंड आउट करो. लाइट प्रोवाइड, अब बताओ, प्रकाश देता है या प्रकाश दिया जाता है सूर्य के द्वारा बाय डे, दिन तक. हियर बाय मींस डे, यानी लाइट को सूर्य के द्वारा दिया जाता है दिन तक. दिस वन इज आल्सो अ नेचर. ये सूर्य का नेचर है. ये सूर्य का नेचर है कि वह लाइट को दिन तक प्रोवाइड करता है. Therefore, answer is provided. 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 Simple. Various kinds of flowers. ये सब विभिन्न प्रकार के फूल, ये आपका नेचर है. ये तुम्हारा स्वभाव है. ये स्वभाव है कि विभिन्न प्रकार के फूल स्प्रिंग में खिलते हैं. यह भी नेचर है. ये भी नेचर है. तो ये रूल्स क्या कहता है? रूल नंबर सेकेंड, परमानेंट एक्टिविटी एंड नेचर को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है. यहाँ पर जो भी हम एग्जाम्पल से मैंने दिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल नेचर का था और कुछ एग्जाम्पल परमानेंट एक्टिविटी का था. इस प्रकार से रूल नंबर सेकेंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हो गया. लेकिन हम यहाँ पर एक बार पुनः रिपीट कर दें, आपकी परीक्षा में इस प्रकार से आंसर नहीं देना है. आपको अपनी परीक्षा में ये जो मान लो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 अल्टरनेट्स दिए रहेंगे. 4 जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ब्रैकेट में ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. ए आर ब्लूमिंग, बी इज ब्लूम्ड, नंबर सी आर ब्लूम्ड, नंबर डी हैज बीन ब्लूम्ड. कुछ भी दे सकता है. तो तुम्हें देखना पड़ेगा, अरे ये तो नेचर है, स्प्रिंग का नेचर है. स्प्रिंग के दरमियान विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं. स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु के दरमियान विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं. लेकिन ये जानना कि ये पैसिव फॉर्म है. वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूम्ड, खिला दिया जाता है प्रकृति के द्वारा. दिस वन इज द पैसिव. आपको समझना पड़ेगा, लाइट को सूर्य के द्वारा दिया जाता है. दिस वन इज आल्सो पैसिव. वन मोर एग्जांपल, लेट मी राइट. सपोज नंबर 8, a lion roared to see the human beings. What is this? A lion roared to see the human beings. शेर मानव प्राणी को देखकर गरजता है. देखो, ये लायन का नेचर है, और रोड से गरजता है.
ऐसा तो नहीं है कि पैसिव फॉर्म है। देयरफॉर हियर इज द आंसर रोर्स। तो आपको आपके एग्जामिनेशन में लाइक दैट आंसर इज गिवन, इज रोरिंग, is roaring, number second, roars, number third, will roar, number four, was roaring। तुम्हारे एग्जामिनेशन में लाइक दैट पैटर्न होता है। आपके एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में लाइक दैट क्वेश्चन का पैटर्न होता है। हम फर्स्ट वीडियो में भी कहे थे कि आपका 6 से 7 नॉट 6 7 5 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ सकता है। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अमॉन्ग these four alternatives। तो लैंड मानव प्राणी को देखकर ग्रस्त है, लैंड मानव प्राणी को देखकर ग्रस्त, वन लैंड है, ग्रस्त है। इट मीन्स नेचर हुआ और एल्वेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंपोज होगा और देयरफॉर आंसर नंबर सेकंड इज योर आंसर इज नंबर सेकंड। लाइक दैट आंसर विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर सेकंड समाप्त। नाउ रूल नंबर थर्ड। Rule number third, to express habit and repetition, to habit and repetition, REPE, what it means? To express habit, आदत को व्यक्त करने के लिए, आदत को व्यक्त करने के लिए, रेपिटेशन में दोहराव, किसी चीज को दोहराइए, रिपीट कीजिए, दोहराव को व्यक्त करने के लिए। यहां हम हिंदी में भी लिख देते हैं आदत तथा दोहराव, रिपीटेशन को व्यक्त करने के लिए। तो क्या लिए? आदत तथा दोहराव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये आदत क्या है, ये दोहराव क्या है, हम यहां पर कुछ और बातें इसके बारे में समझते हैं। जस्ट बिलो अप्लाई एरो एंड सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नीडलेस टू मेक अ डिटेल अबाउट इट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिटेल करना कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पर। ओनली आप जानो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से शब्द को बोलते हैं। जैसे एल्वेज, ऑफन, एल्वेज हमेशा, ऑफन माने प्रायः, समटाइम्स, रियरली, यूजुअली, नॉर्मली, बियरली, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, इस सभी जो है जितने भी हम शब्द बोले इस सब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कोई काम की हैबिट या रिपीटेशन का बोध होता है। एक हिंदी में एग्जांपल हम दे देते हैं, वो हमेशा मेरे पास आता है, ऑलवेज, वो हमेशा मेरे पास आता है, वो आपके पास हमेशा आता है, डेली आता है, वो उसकी हैबिट है, उसकी रिपीटेशन है। और इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बता दें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ अन्य भी टेंस में होता है, जिसका हम डिटेल आपको आगे करेंगे। फिलहाल आप इतना जानें कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आपको सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आपको याद हो गया, पहचान हो गया, तो जो भी वैकल्पिक यहाँ पर अल्टरनेट दिया रहेगा उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के स्वरूप को देखते हुए यदि एक्टिव है तो एक्टिव और यदि पैसिव है तो पैसिव आपको टिक आउट करना होगा। तो हम लोग पहले यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverb of frequency
adverb of frequency, adverb of frequency is expressed by the flowing words. What it means? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को निम्नलिखित शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहां पर बहुत सारा शब्द जो अभी हम बोले थे उसको हम लिख दे रहे हैं, जैसे always, always, हमेशा, I think you know about it, often, often, never, never, कभी नहीं, seldom, seldom, शायद, seldom, sometimes, sometimes, I think you know, कभी कभी, sometimes, after that, rarely, rarely, कदाचित नहीं, rarely, कदाचित नहीं, बड़ी मुश्किल से, इसका हिंदी होता है बड़ी मुश्किल से, या कदाचित नहीं, rarely, after that, normally, नॉर्मली, नॉर्मली, सामान्यतः, यूजुअली, यूजुअली, प्रायः या सामान्यतः, रेगुलरली, रेगुलरली, नियमित रूप से, एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे मीन्स डेली, लाइक दैट, डेली, प्रत्येक दिन, these all are called adverb of frequency. And my dear students, always remember these all words generally shows that they should be used only in present indefinite tense, only in present indefinite tense. But just before I told, besides present indefinite tense, these all words are also used in other tense also. Again I am telling, all these words are used in other tense also, but I will tell about it later under this section also. Here you should remember, always, often, all these words should be used only in present indefinite tense. Again let me repeat, जब भी present indefinite tense का आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखना कि present indefinite tense का एक्टिव और पैसिव फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखना होगा। मतलब यदि किसी भी वाक्य में आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो ऑफेन है, तो ऑफेन है तो सेंटेंस का हम स्वरूप देखेंगे कि वह सेंटेंस की कंपोजिशन किस टेंस में हो रहा है। क्या उससे वाक्य का कंपोजिशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में हो रहा है, या उस टेंस का कंपोजिशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में हो रहा है। मतलब आपको पैसिव और एक्टिव का ये पूरा फॉर्म ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम कुछ एग्जांपल से समझ लें कैसे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल फर्स्ट है, हियर एग्जांपल फर्स्ट, आई लाइक फिश वेरी मच। नाउ आई लाइक फिश वेरी मच, इन हिंदी मैं मछलियों को या मछली को बहुत अधिक पसंद करता हूं। यह आपकी एक तरह का हैबिट है, आपकी हैबिट है, इसको आप कभी स्वभाव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहां पर क्या आपको ये समझ में आता है कि ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं मछली को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूं, लाइक दैट कभी नहीं। जब भी मैं मछली को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, यहां पर जब भी आंसर होगा
आंसर आपका लाइक। अब कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स तो आप दिए नहीं है, ये अंडरस्टूड है। आप अपने समझिए कि ये रिपीटेशन है कि नहीं, आप अपने समझो कि ये आपकी हैबिट है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हम हर एक एग्जाम्पल में ऑलवेज, ऑफन इत्यादि कुछ दें। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि मैं अंग्रेजी या हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो आप क्या ऐसे देखो, नो वी नो इंग्लिश, वी नो इंग्लिश। अब फिर हमसे पूछोगे कि इसमें तो कहीं आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रहा है, तो अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, समटाइम्स इत्यादि दिया रहे। ये आपको खुद समझना है कि हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, यह आपकी रिपीटेशन है। एक बार जानते हैं, भविष्य में भी जानेंगे, यानी यू नो इंग्लिश वेरी वेल, हम लोग अंग्रेजी को जानते हैं। दिस वन इज योर हैबिट है एक तरह का, दिस वन इज योर रेपिटेशन है, देयरफॉर आंसर इज नो। आप कभी नहीं कह सकते हैं, आप कभी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये नो, ये आप आर नोइंग लिख दें, हैज नोन लिख दें, नहीं। आपको ये एक तरह का रिपीटेशन है, ये एक तरह का रेपिटेशन है, और इस तरह से आपको रेपिटेशन में निसंदेह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई होगा, और देयरफॉर आंसर इज नो। अब हम लोग कुछ इस तरह का एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। नंबर 4 शायद, नंबर 4, he always come to me. Now listen, here is the always is given, it is repetition, it is habit, always is given. It means that this sentence should be composed in present indefinite tense. Of course, this sentence, I think this sentence can also be composed in past indefinite tense. But I told just before, what is the condition? This sentence also composed in past indefinite tense, but I elaborate my thought, I shall elaborate my thought when I teach you past indefinite tense. Here, always remember, here you all should always remember that always is given, it means the sentence should be composed in present indefinite tense. हम आपको बोल रहे थे कि इसको पास्ट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी कंपोज किया जा सकता है, लेकिन हम बोले कि जब पास्ट इंडेफिनिट हम आपको पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे कि ये कौन कौन से कंडीशन है कि उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अभी आप छोड़ दें, आप सीधे जानें कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करना है, यहाँ थर्ड पर्सन है, इसलिए आंसर हो जाएगा कम्स। नंबर 5, दिस lesson always taught, not like that. This lesson always teach, in the class. This lesson always teach in the class. Here is the always given within bracket, don't mind, उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट में दिया हो या ब्रैकेट के बिफोर दिया हो। लेसन को अब बताओ, यह लेसन हमेशा पढ़ाता है कि यह लेसन हमेशा पढ़ाया जाता है? बताओ, लेसन कहीं कुछ आदमी है पढ़ाता है? लेसन, इस लेसन को हमेशा पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि यह लेसन हमेशा पढ़ाता है। इट मीन्स दिस सेंटेंस, यहाँ पर ऑलवेज आपने देख लिया,
एल्वेज का मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका इसका स्वरूप देखना पड़ेगा कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। यदि आपको लगता है कि एक्टिव है तब तो सही है टी सेल, और यदि लगता है कि पैसिव है तो पैसिव का फॉर्म याद करो, इज एम आर प्लस V3, दिस वन इज द पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देयरफॉर इसका आंसर होगा, इसका आंसर इज ALWA, एल्वेज टॉट, एल्वेज टॉट। अब आप लोग कहोगे कि इज एल्वेज टॉट, ये क्यों एल्वेज? हम आपको कई बार क्लास में बताए हैं कि एल्वेज का प्रयोग, ये एल्वेज ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका प्रयोग आपको हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है, इसलिए इज एल्वेज टॉट हम लिख दिए। यदि हम एग्जांपल को, इसी एग्जांपल को हम ऐसे दे देते हैं, लाइक दैट नंबर 6 है, दिस लेसन always teacher in the class। सेम आंसर है, सेम नॉट आंसर, नॉट सेम सेंटेंस है। यहाँ इसमें एल्वेज को विद इन ब्रैकेट लिखा गया है, जबकि इस वाक्य में एल्वेज को ब्रैकेट से पहले लिखा गया है। दोनों एक ही बात है। अब आंसर देंगे तो यदि आपको आंसर दिया है जो कि देखो पैसिव में है, टीचर्स तो आप लगा नहीं सकते हो, तो आंसर हुआ दिस लेसन को क्लास में हमेशा पढ़ाया जाता है। आंसर हुआ इज डॉट, तो आप आंसर इज डॉट लिख दें, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप इज एल्वेज डॉट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एल्वेज का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब की जस्ट बिफोर होता है, वो ऑप्शन में खुद का दिया रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर इसका दो आंसर डालते हैं। एक आंसर है इज टॉट, इज टॉट हम क्यों लिख दिए? क्योंकि ब्रैकेट में टीच था। यदि आपको करेक्ट लिखना है तो आप चाहे तो इसका आंसर एक ऐसे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, इज एल्वेज डॉट, लाइक दैट, दिस वन इज योर आंसर। और ऑप्शन में देखना होगा कि इन दोनों में कौन सा दिया है, जो दिया है उसको आपको टिक आउट करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। My father often do this work. My father often do this work. Now here is often written. Often यहाँ दिया हुआ है और आपको समझना है कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और हम अभी आपको बोले थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और देख लो ये सेंटेंस एक्टिव में है, मेरे पिताजी प्रायः यह काम को करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे पिताजी को प्रायः किया जाता है कुछ इस तरह से, अरे मेरे पिताजी प्रायः इस काम को करते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस हमेशा एक्टिव में कंपोज होगा। और आंसर हुआ आंसर डज। तो हमेशा जरूर तुम इन सभी एग्जाम्पल से ये जरूर सीख गए होगे कि जब भी क्रिया का फॉर्म हम सप्लाई करते हैं तो वाक्य के स्वरूप को हम अवश्य देखेंगे। यदि आपको लगता है कि ये पैसिव में कंपोज होना चाहिए देन पैसिव आंसर होगा। यदि आपको लगता है करी नहीं ये तो एक्टिव में कंपोज होना चाहिए तो एक्टिव कंपोज होगा। और अभी तक तुम हमेशा याद रखना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग जो हम अभी लिखे थे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली इत्यादि जितने भी वर्ड लिखे थे उनका प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। दिस वन इज योर रूल नंबर 3 इज ओवर नाउ। नाउ रूल नंबर 4। रूल 4 number 2, to express form decision or plan, to express form decision, to express form decision plan being occurred in future, being occurred
occurred in future. What it means? To express firm decision, firm दृढ़ डिसीजन, निर्णय या योजना को व्यक्त करने के लिए, बीइंग ऑकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में घटने वाली, यदि कोई फ्यूचर में कोई घटना है और वो एकदम दृढ़ वो होने ही होने वाला है, जैसे टू एक्सप्रेस फॉर्म डिसीजन, एकदम एक दृढ़ डिसीजन ले लो, अभी एग्जांपल से क्लियर करेंगे, और कोई प्लान हो, कैसा प्लान, एकदम फॉर्म डिसीजन या फॉर्म प्लान, एकदम दृढ़ योजना हो, और ये जो डिसीजन है और ये जो प्लान है जो फ्यूचर में घटित होने वाला है। तो आप जानते हो कि फ्यूचर में कोई भी कार्य फ्यूचर में हो तो उसके लिए फॉर्म होता है एक्टिव में विल शैल प्लस V1, और पैसिव फॉर्म होता है विल बी और शैल बी प्लस V3। तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा हिंदी लिख दे इसका। भविष्य में होने वाले दृढ़ योजना या निर्णय को व्यक्त करने के लिए आप भविष्य का कोई योजना बताओ जो एकदम दृढ़ योजना हो। आप बताओ भविष्य का कोई ऐसी निर्णय बताओ जो एकदम आप करने वाले हैं, तो उसके लिए वह वाक्य फ्यूचर में रहेगा लेकिन तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। एग्जांपल ले लो, हम आपको एग्जांपल बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर कल मेरे शहर का दौरा करेंगे मान लो। तो अब बताओ, तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही रिनाउंड आइडेंटिटी है, तो उनको यदि हमारे शहर का दौरा करना है तो इसके लिए एक इलाबोरेट प्लान की नीड होगी। इलाबोरेट प्लान, विदाउट इलाबोरेट प्लान द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट विजिट इन योर विलेज, इन योर टाउन। तो ये बहुत ही व्यापक योजना है। तो जब व्यापक योजना है, प्राइम मिनिस्टर आपके शहर में विजिट कर रहे हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर आपके शहर में विजिट करेंगे तो इसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्म प्लान की नीड होगी। तो फ्यूचर होने के बावजूद भी ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में कंपोज कर देंगे, और आपको इस वाक्य का सेंस निकाल कर पता लगाना पड़ेगा कि ये फ्यूचर है या फिर फ्यूचर है तो ये प्लान है कि नहीं है, और प्लान है तो फिर फॉर्म प्लान है कि नहीं है। एग्जाम्पल पीएम प्राइम मिनिस्टर विजिट my town tomorrow. My town tomorrow. बताओ, the PM visit my town tomorrow. This tomorrow indicates future. This tomorrow indicates future, and future के साथ तो will, shall plus V1 लगेगा। यदि पैसिव है तो विल बी, शैल बी और V3 लगेगा। पीएम विजिट माई टाउन टुमारो, और पीएम अभी हम बोले, पीएम जब भी आपके टाउन में आएंगे तो इनके लिए एक बहुत बड़ी व्यापक योजना की नीड होगी, और ये योजना शो करता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए अदर विजिलेंस चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए अदर प्लानिंग चाहिए, और इसके लिए इसका मतलब हुआ कि उनकी योजना बहुत ही, उनकी आने की योजना के लिए बहुत ही कारगर उपाय करना पड़ेगा, बहुत ही कारगर प्लानिंग करना पड़ेगा। अतः फ्यूचर होने के बावजूद भी आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा विजिट्स लाइक दैट, विजिट आंसर लिखना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल, नंबर सेकंड, दी ISRO, I think you know, Indian Space Research Organization, ISRO launched a satellite on Monday.
ऑन मंडे। इसरो लॉन्च अ सैटेलाइट ऑन मंडे। इसरो मंडे को एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब बताओ, जब भी सैटेलाइट को वो लॉन्च करेगा, छोड़ेगा इसरो, तो इसके लिए एक व्यापक प्लानिंग की नीड है कि नहीं है? एक व्यापक प्लानिंग की नीड है। और इस तरह से प्लानिंग को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर होने के बावजूद भी सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा। इसलिए आंसर लॉन्च। आंसर लॉन्च। वन मोर एग्जांपल, नंबर थर्ड। the president of India, the president of India, the president of India address the president of India address the world community, next month. The president of India addressed the world community. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश्व समुदाय को संबोधित करेंगे। एड्रेस में संबोधित करेंगे नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ को विश्व समुदाय को संबोधित करेंगे। इसका मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड समुदाय को संबोधित करने में भी इनकी कुछ इलेबोरेट डिसीजन का, एक फॉर्म डिसीजन का ऐसा, या अदरवाइज फॉर्म डिसीजन और एक प्लानिंग का एक्सप्रेशन होता है। अतः यहां पर भी आपको आंसर एक और वंस अगेन आई एम टेलिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश्व समुदाय को संबोधित करेंगे। बिकॉज हियर नेक्स्ट लिखा हुआ है तो संबोधित करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वह एक इनका फॉर्म डिसीजन है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका एक फॉर्म प्लानिंग है कि वह वर्ल्ड डिसीजन को, वर्ल्ड कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। इसलिए ये वाक्य फ्यूचर होने के बावजूद भी इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा एड्रेसेस। अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 रूल पढ़ लिए और एक रूल हम आपको आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर एक या दो और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होगा। और इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका अगला रूल क्या होता है। लेकिन आई थिंक आप लोग जो कुछ भी हम अभी इस माध्यम से, जो वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, आई होप आप लोग उसका इंटरटेन जरूर कर रहे होंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन है, कोरोना कैटास्ट्रॉफी है, ये बहुत बड़ी डिजास्टर है हमारी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो जहां तक संभव हो सके हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर और काफी स्वस्थ होकर, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को पूरी तरह से हार्टली फॉलो कर अपने जीवन को पास करें। और जो हमारी ये जो न्यू इनिशिएटिव है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग इंटरटेन करें। आई होप